नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूपी में अब युवाओं के लिए टेलीकॉम के साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट के रास्ते भी योगी आदित्यनाथ सरकार खोलेगी। जी हां, शहरी आजीविका मिशन शहरी में अब युवाओं को नई तकनीकी पर आधारित प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए टेलीकॉम और मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसी सेवाओं के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय ने इस संबंध में संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं और दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में 130 शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। मिशन निदेशालय ने इस तकनीकी पर आधारित प्रशिक्षण की भी युवाओं को दिलाने के लिए तैयारी कर ली है, जिससे उन्हें रोजगार मिलने की राह अब आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। बाराबंकी में मुख्यमंत्री सदर, रामनगर और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 148.85 यानी कि 149 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री एक निजी कंपनी की बिस्किट एंड बेकरी उत्पाद इकाई निर्माण को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के 551 करोड़ की सौगात देंगे और पेयजल योजनाओं के 150 कार्यों का शिलान्यास भी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर दौरा है। सबसे पहले बाराबंकी जाएंगे और जिस तरीके की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी खबर पर मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता बाराबंकी से चमन मिश्रा। उनके पास चलते हैं, हाल जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी की गई है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, ये दौरा कितना अहम होने वाला है। चमन। दौरा है जहां पर वो 186 परियोजनाओं के जरिए बाराबंकी को 149 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनसभा उस विधानसभा क्षेत्र में हो रही है जो इन दिनों सपा के कब्जे में है। बाराबंकी जो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जरूर समाजवादी के गढ़ में जो है पूरी तरीके से सेंध लगा दी थी और 6 में से 5 सीटों पर अपना कब्जा किया था। लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जो इन दिनों समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। जी चमन, आप उस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आप एक बार तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरीके की तैयारी की गई है और ये भी जानकारी साझा करिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी कितने बजे पहुंच पाएंगे, उनका कार्यक्रम क्या होगा, जनसभा कितने बजे संबोधित करेंगे। देखिए, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। सामने मंच है जहां से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:55 पर वो अपने राजकीय हेलीकॉप्टर के जरिए बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पे उतरेंगे। उसके ठीक 5 मिनट बाद ये जीआईसी ऑडिटोरियम है जहां से वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और 2:05 पर मुख्यमंत्री यहाँ से सीतापुर के लिए रवाना होंगे। चलिए चमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जानकारी साझा की और बताया कि जिस तरीके से आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तैयारी पूरी कर ली गई है और कई लोग आज शामिल भी होंगे। अगली खबर का अब रुख करते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो कप्तान सिंह यादव के प्रतिमा का अनावरण के साथ कार्यक्रम भी और रखे गए हैं। कार्यक्रम कप्तान सिंह डिग्री कॉलेज में होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे लखनऊ से कन्नौज के लिए निकलेंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो सराय प्रयाग स्थित कप्तान सिंह डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो करीब 3 बजे वो पत्रकार वार्ता करने के बाद शाम 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
तो कन्नौज का हम आपको इतिहास भी बता रहे हैं कि 2000 में लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन चुके थे और 2004 में अखिलेश यादव कन्नौज से फिर बड़ी जीत हासिल की थी। तो कन्नौज उनका गढ़ कहा जाता है। 2009 की बात करें तो तीसरी बार अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे। इसके बाद वो सीएम बन गए और 2012 में डिंपल यादव कन्नौज से फिर सांसद बनी और 2014 में चुनाव हुआ। चुनाव में फिर डिंपल यादव को जीत हासिल हुई और इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव है, जब बीजेपी की लहर पूरे देश में चल रही थी, उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उस बार कन्नौज से समाजवादी पार्टी को हटा दिया गया, जो पहले 5 बार सांसद बनाया गया। इसके बाद बीजेपी का प्रत्याशी कन्नौज से 2019 में सांसद बना था। तो हम आपको इतिहास दिखा रहे हैं कि कन्नौज का इतिहास क्या है और यह भी बता दें कि कन्नौज जो है वो अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 3 बार अखिलेश यादव सांसद रहे। इसके बाद 2 बार डिंपल यादव सांसद बनी, यानी लगातार 5 बार कन्नौज ने अखिलेश यादव और उनके परिवार को सांसद की कुर्सी सौंपी है। इसके बाद 2019 में मोदी लहर चली, पूरे देश में चली और उस लहर में कन्नौज सीट भी अखिलेश यादव से छिन गई और बीजेपी प्रत्याशी चुनाव में जीत गया। अनिल के अंकुर स्टेट हेड हमारे जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, जानकारी लेते हैं। अनिल जी, कन्नौज का आज अखिलेश यादव का दौरा है, बहुत दिनों बाद दौरा कर रहे हैं। कन्नौज ने अखिलेश यादव को और उनके परिवार को बहुत कुछ दिया है और कई बार दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक जो बहुत बड़ा टैग था, अखिलेश यादव पर जो टैग था कि वो केवल यादव, पिछड़ों में केवल यादव की राजनीति करते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने बहुत ही चतुराई से उस टैग को निकालना शुरू कर दिया है। अब आपको याद दिला दें कि किस तरीके से धीमे धीमे इन्होंने अन्य जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों पर अपनी अपनी पैठ बनाई है। अभी रामचल राजभरों के नेता है, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके अभी समाजवादी पार्टी में आए। इसी तरह लालजी वर्मा नेता विरोधी दल थे बहुजन समाज पार्टी के, और किस तरीके से उनको लालजी वर्मा कुर्मी क्षेत्र के कुर्मी है, जिनका कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ से लेकर के सुल्तानपुर तक, यानी कि 12 जिलों में कुर्मी बाहुल 12 जिलों में उनका बहुत माना जाता है। इसी प्रकार कुशवाहा प्रजाति के लोग हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके अभी समाजवादी पार्टी में आए। और जिस तरीके से दूसरी जातियों को इन्होंने धीमे धीमे जो अपने साथ जोड़ा है, जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों की नेतागिरी करती है, यादवों के बल पर करती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो इन्होंने जो पिछड़ी जातियों के नेताओं को दूसरे तरह से तोड़ के अपने में शामिल किया है, तो इससे लगता है कि अब अखिलेश यादव मतलब सभी पिछड़े वर्ग को एक साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी वोट बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से राजभर हुआ, कुर्मी हुए और अन्य जो कुशवाहा हुए, इनको जोड़ा है, तो इससे एक अलग संदेश दिया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी प्रभावी रूप से की गई है, ये कप्तान सिंह यादव को लेकर के, क्योंकि ये उनका गढ़ है और वहाँ पे आज बड़ा दिव्य कार्यक्रम है और शाम को उसकी तैयारी, शाम को लगभग 2-2:30 बजे बाद कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो वो एक अलग संदेश देगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्योंकि 2022 में अर्ली 22 में चुनाव है, तो उसमें इसका जो आपको परिवर्तन दिखाएगा वो साफ साफ दिखेगा। चलिए अनिल के अंकुर जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि वही कन्नौज है जो अखिलेश यादव को बहुत बार दिया है, 5 बार सांसद वो 3 बार रहे, उनकी पत्नी रही, लेकिन 2019 की जो लहर आई उसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी की लहर चलने वाली है कि अखिलेश यादव की चलने वाली है। समीकरण हम आपसे समझना चाहेंगे, जो समीकरण बन रहे हैं कन्नौज सीट से, उसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी और सपा की साफ दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आपको बता दें कि इस समय जब कोरोना काल से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब हुई थी, और उस भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब हुई, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उस मौके को छोड़ा नहीं और उसको तुरंत लपक लिया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और अब जिस कोरोना फैल रहा, लोग बीमार लोगों का उपचार नहीं मिला, ये सारी तमाम दिक्कतों को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और चूंकि दूसरी जातियों के जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं,
उनको शामिल किया है। इवन जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ब्राह्मण संवर्ग चल रहा था, इन्होंने प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन कर करके अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे जैसे नेताओं को लगा के ब्राह्मण सम्मेलन कराए। तो इस तमाम प्रकार के हर वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था और इनके ऊपर जो टैग लगा था कि केवल यादव के नेता है, अब उस दूसरे दलों में शामिल जो ओबीसी नेता थे उनको शामिल करके ये संदेश दिया है कि निश्चित रूप से कि अब वो केवल यादव नहीं है बल्कि सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं। तो इसका लाभ इनको कन्नौज नहीं पूरे प्रदेश में आने वाले चुनाव में मिल सकता है। जी चलिए अनिल के अंकुर जी, जो आज कार्यक्रम रखा गया है, स्वर्गीय कप्तान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करना है, कॉलेज जाना है, उसके जनसंबोधन भी करना है। कन्नौज में बात की जाए तो कप्तान सिंह की क्या भूमिका रही, कितना प्रभाव पड़ने वाला है और किस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो सकती है अखिलेश यादव की? देखिए, बात करें अगर कप्तान सिंह की, कप्तान सिंह वहां पे कप्तान सिंह यादव है, लेकिन वो केवल यादव समाज के वहां पे नेता नहीं थे। वो क्योंकि जो उनका वहां सम्मान है वो सर्व समाज में है, वो वहां पे मतलब एक सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो उनका जो फॉलोइंग है वो हर एक में है। तो ऐसे हर नेता जो बड़ा व्यक्ति है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे चलने वाली, क्योंकि उसका सर्व समाज में उसका प्रभाव है। तो ऐसे लोगों के कार्यक्रम में एक अच्छा संदेश मिलेगा, जो आने वाले चुनाव में उनको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी, आपने तमाम जानकारी और सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के बीच साझा की। आप मौके पर मौजूद भी हैं, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई में मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रियंका ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पार्टी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ स्थित अपने आवास कॉल हाउस में बैठक की। इस दौरान प्रियंका ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के सिलसिले में विस्तार से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि भविष्य में पार्टी राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर रैलियां करेगी और बैठक में इस सिलसिले में भी चर्चा की गई है। देखिए, अभी बैठकों में जो सवेरे से क्रम चला है उसी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिन का एजेंडा, कार्यक्रम और रूपरेखा तय होगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। यहाँ भी बैठकें हो सकती है, वहां भी जा सकती हैं और लोगों के बीच में बातचीत तमाम संगठनों से, तमाम डेलीगेशन से मिलेंगी आदरणीय प्रियंका गांधी। जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की जो शुरू होने वाली है, उसको लेकर के पूरी उसकी किस तरह से वो यात्रा चलेगी, कहाँ कहाँ रैली होंगी, कहाँ कहाँ रोड शो होंगे, कहाँ कहाँ चौपाल होंगी, तो उसकी पूरी डिटेल बृहद बैठक चल रही है। इसके साथ साथ 2022 में जो हमारी विधानसभा वाइज हम एक की समीक्षा हो रही, कहाँ पे हमारे वॉर रूम्स बनेंगे हर विधानसभा वाइज, ये सारी तैयारियां। इसके बाद अलग अलग रैलीज होंगी जो चुनाव के दौरान, जिसमें हमारे बड़े नेता आएंगे, तो उन सारी चीजों को लेकर के ये बैठक है। मई महीने में गुरु से विवाद होने के बाद श्यामपुर के कांगड़ी स्थित आनंद गिरी के आश्रम को हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। इसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार के एक आश्रम में परामाध्यक्ष से शरण दी। ऐसे में जल्द से सीबीआई संत से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई आनंद को रिमांड पर लेकर जल्द ही हरिद्वार पहुंचेगी, जहां कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिनों की रिमांड में ली है। रिमांड 4 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में नया मामला सामने आया है। श्री महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच हुए विवाद के बाद श्यामपुर कांगड़ी गांव में बन रहा आनंद गिरी का आश्रम 13 मई को एचआरडी ने सील कर दिया था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड केस में सीबीआई ने साइकोलॉजिकल और ऑटोप्सी भी कर ली है और सीबीआई ने बाघंबरी गद्दी मठ के चौथे दिन भी नरेंद्र गिरी के करीबी सेवादारों से कई घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सभी से 7 अहम सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान सेवादारों ने बताया कि मौत से 1 सप्ताह पहले से ही महंत नरेंद्र गिरी चिड़चिड़े हो गए थे। बात की जाए तो सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने सुसाइड से पहले महंत को मनोदशा, उनके व्यवहार,
आव बहाव और संबंधित कई सवाल सेवादारों से किए। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के सहारे सीबीआई ने जानने की कोशिश कर रही है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पहले मानसिक स्थिति कैसी थी। सीबीआई के एक्सरसाइज एक तरह से दिमाग को पोस्टमार्टम करने जैसी है। सीबीआई की टीम ने सेवादारों से नरेंद्र गिरी के पहनावे, बोलचाल, व्यवहार के बारे में सवाल किया। उनके खान पान के तरीके में किसी भी प्रकार का अगर कोई बदलाव आया है तो उसे भी नोट किया गया है। वहीं सीबीआई ने नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इस जांच पड़ताल अब तेज भी हो गई है। मंगलवार को सीबीआई ने सुबह 9 बजे नैनी सेंट्रल जेल पहुंचकर पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में अलग अलग कमरों में तीनों को रखकर कई राउंड की पूछताछ की। सीबीआई ने 3rd डिग्री का प्रयोग तो नहीं किया, पर सीडी और ब्लैकमेलिंग के सवाल पर आनंद गिरी कई बार फूट फूट कर रोए। हर बार यही कहते रहे कि मैंने अपने गुरु को ब्लैकमेल नहीं किया, मेरे पास कोई सीडी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस लाइन से जाने के बाद आनंद गिरी को सबसे अलग भी बैठाया गया, उन्हें चाय बिस्किट भी ऑफर किया गया। इसके बाद अफसरों की टीम ने आनंद से पूछताछ शुरू की। सीबीआई के अफसरों ने एक ही सवाल को अलग अलग टाइम पर कई बार पूछा। ये पूछताछ देर रात तक चलती रही। इस दौरान आनंद गिरी को खाने पीने के लिए भी पूछा गया। आनंद ने सीबीआई के सवालों का जवाब तो दिया, पर गुरु के ब्लैकमेलिंग और महिला के साथ वीडियो बनाने वाली बात से हर बार इंकार करते रहे। विकासशील इंसान पार्टी अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी ने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का दावा करते हुए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। साथ ही चुनाव से पहले यूपी के 12 जिलों में सभा का शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल में पार्टी की तरफ से कहा जा रहा कि वो बिना आरक्षण के 165 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार की मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी यूपी के कई जनपदों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वीआईपी जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में बलुआ कस्बे में डायरिया के प्रकोप से कोहराम मचा हुआ है। डायरिया से लगभग 60 लोग बीमार हो गए हैं। 38 मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य कई मरीज प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम राजेश कुमार, सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी मुबारकपुर रवाना होकर बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं। जिले के सीएमओ ने मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी बीमारों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही इस बीमारी के फैलने के कारणों का भी जानने की कोशिश की जा रही है। अब रुख करते हैं देवभूमि की खबरों का। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को एक्टिव करने को लेकर चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपना पूरा ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसके तहत आज बीजेपी राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर रही है। सुबह 11 बजे से इस मीटिंग के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मीटिंग में शक्ति केंद्रों के संयोजक, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी विधायक भी वर्चुअली मीटिंग में जुड़ेंगे। तो बीजेपी ने संगठन दृष्टि से पूरे प्रदेश में करीब 2300 से अधिक शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिनको आज वर्चुअली संवाद करेंगे जेपी नड्डा। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज बहुत बड़ी मीटिंग कह सकते हैं या बीजेपी की बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं। आज 70 विधानसभाओं की एक साथ मीटिंग होनी है और सबसे बड़ी बात, संबोधन करने वाले हैं जेपी नड्डा। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? दर्शकों को भी साझा करिए। बिल्कुल अभिषेक, ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। जिस तरह से लगातार सरकार की कोशिशें हैं और संगठन की भी कोशिशें हैं कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से भाजपा दोबारा अपना परफॉर्मेंस दे, तो उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी था। और आज ये बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे वर्चुअल माध्यम से शुरू होने जा रही है, जिसमें खुद जो संबोधित करने जा रहे हैं वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों पर जो तमाम शक्ति केंद्र बनाए गए हैं 2300 से ज्यादा, उनमें तमाम लोगों को, प्रभारियों को, अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। और खास बात यह है, इन सभी सीटों पर जो मौजूदा भाजपा के विधायक है वो मौजूद रहेंगे और जो जहां पर भाजपा के विधायक नहीं है वहां पर उन लोगों को सामने रखा गया है जो संभावित तैयारी कर रहे हैं या किसी न किसी तरह से संगठन के बड़े पदों पर आसीन है। तो ऐसे में उत्तराखंड भाजपा की पूरी कोशिश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो रिपीट कर सके। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। देर रात ही तमाम समितियों को यहाँ पर
जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनकी तरफ से जारी किया गया है। 33 से लगभग 33 से ज्यादा विभागों को इसमें समायोजित किया गया है। घोषणा पत्र समिति की यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसका अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अब पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है, जिसका नतीजा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो शक्ति केंद्रों की एक बड़ी बैठक होगी, उसमें साफ इसकी झलकियां भी नजर आएंगी। जी अजीत जी, आपकी पारखी नजर रहती है राजनीति पे, और देहरादून की मतलब उत्तराखंड की राजनीति की बात की जाए तो क्या कुछ सामने निकल कर आएगा? क्योंकि बीजेपी इस बार फिर से कहती है कि बीजेपी रिपीट करेगी, दोबारा सरकार बनाएगी, और जो पहले भ्रम चला रहा है उसको तोड़ेगी। साथ में जो बीजेपी के नेताओं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की बात की जाए या फिर सूबे के मंत्री की बात की जाए, इस बार सबका कहना है कि बीजेपी 60 के पार, अब की बार 60 के पार। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। इस बार उत्तराखंड भाजपा ने जो नारा दिया है वो 60 प्लस का नारा दिया है। 60 प्लस उनका टारगेट रखा गया है कि 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर उनको कब्जा करना होगा, और इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संगठन को तो मजबूत किया ही जा रहा है, इसके अलावा अन्य दलों पर भी उनकी नजर है कि कोई भी अगर दूसरे दल का नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उनमें शामिल होना चाहता है भाजपा में, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि उसको लेकर कई तरह की औपचारिकताएं जरूर रखी गई हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में है। और साफ तौर पर अब की बार 60 पार का जो नारा दिया गया है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। 2017 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था, 57 विधायक भाजपा के आए थे, और अब की बार 60 प्लस का नारा दिया है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे कार्यकर्ताओं को जमीनी रूप से ग्राउंड रूट पर काम करने के लिए दिशा निर्देश मिल चुके हैं। और अब जब थोड़ी देर बाद जब शक्ति केंद्रों की यहाँ पर बड़ी वर्चुअल बैठक शुरू होगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संबोधित करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको इंप्लीमेंट करने की पूरी तैयारी उत्तराखंड भाजपा की होगी। और इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर टीमों का गठन कर दिया गया है, और आने वाले समय में पूरी तरह से चुनावी रुख होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजीत जी, एक अन्य पार्टियों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए दुखद खबर भी है और बीजेपी के लिए खुशी भी है कि अब जो आम आदमी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, लगातार संगठन से लोग बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। कल 70 लोगों ने बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनका दामन थामा है। इन जुड़ाव को, जैसे आप बता रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए थे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार चुनाव से पहले संगठन इतना मजबूत होता जा रहा है और दूसरे पार्टी के नेता लगातार बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं, इसको हम क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि अन्य दलों के लोगों का रुख जो है वो भाजपा की तरफ हो रहा है। इसमें साफ तौर पर एक बढ़त जरूर मिलती हुई नजर आ रही है भाजपा को। पिछले ही दिनों कांग्रेस के पुरोला सीट से विधायक थे राजकुमार, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। धनोल्टी सीट से निर्दलीय विधायक थे प्रीतम सिंह पंवार, वो भाजपा में आ चुके हैं। बीते रोज ही हरिद्वार विधानसभा सीट के लगभग 70 से ज्यादा पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस और अन्य दलों पर भाजपा बनाने लगी है कि चुनाव से पहले कैसे उनको कंट्रोल करना है। अन्य दल चुनावी तैयारी में व्यस्त हैं, अब उससे ज्यादा उनका रुख है कि अपने लोगों को कैसे जोड़कर रखा जा सके। और भाजपा इस पूरे में एक तरह से फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। जमीनी तैयारी तो चुनाव को देखकर भाजपा कर ही रही है, इसके अलावा अन्य दलों को कैसे तोड़ना है, कैसे कमजोर करना है, इसको लेकर भी पूरी तरह से टीम अलर्ट की गई है। और कोई भी अगर संपर्क में आता है भाजपा के, तो भाजपा उसको पूरी तरह से टटोल रही है। उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो केवल एक औपचारिकता के माध्यम से बीजेपी ज्वाइन कर रहा हो या पूरे तन मन धन से बीजेपी को समर्पित होना चाहता हो। तो तमाम ऐसे पहलू है जिनको देखकर भाजपा यहाँ पर अपना काम कर रही है। और आने वाले समय में अन्य दलों का क्या रुख रहेगा, इसका नतीजा रहेगा। फिलहाल भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रीतियों और नीतियों से जो अवगत कर रहा है बीजेपी, उसका फायदा भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।